नमस्कार दोस्तों। इंडिया ने एक बार फिर से यूनाइटेड नेशंस के अंदर में अपना स्टैंड पैलेस्टीन और इजराइल को लेकर के फिर से क्लियर किया है। देखो, बहुत सारे कंट्रीज क्वेश्चन उठाती हैं इंडिया पर, या बहुत सारे लोग भी कंफ्यूज रहते हैं। वो ये कहते हैं कि इंडिया के तो बहुत अच्छे रिलेशंस हैं इजराइल के साथ में, और ऑफिशियली इंडिया जो है वो पैलेस्टीन को सपोर्ट करता है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बयान देखें तो वो पैलेस्टीन के टू स्टेट सॉल्यूशन को बिल्कुल सकारता है, लेकिन इजराइल तो टू स्टेट सॉल्यूशन को मानता नहीं है, और इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन हैं इजराइल के साथ में। तो एक्चुअल स्टैंड है क्या इंडिया का? तो ये जो अटकलें हैं ये बहुत टाइम से चल रही हैं, बहुत सारे लोगों को इस पर कंफ्यूजन थी, और इंडिया बार बार इसका सफाई देता रहता है। तो अभी क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए की मीटिंग चल रही थी, और उस यूएनजीए की मीटिंग में सीधा सीधा जो हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन के अंदर में, जिनका नाम है रुचिरा कंबोज जी ने कहा वहां पर जाकर के कि इंडिया तो हमेशा से टू स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करते हुए आया है, और आज से नहीं, इंडिया 1951 से टू स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट कर रहा है। यानी कि पैलेस्टीन को स्टेटहुड मिल जाना चाहिए, ये बात इंडिया 1951 से कह रहा है, और इंडिया उन फाउंडिंग कंट्रीज में से एक है जिसने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया था। उन जो प्रमुख कंट्रियां जिन्होंने रिकॉग्नाइज की थी पैलेस्टीन को, उनमें से एक इंडिया भी था उस टाइम पर, जबकि यूएस के पीछे पीछे बहुत सारी कंट्रीज ने पैलेस्टीन को स्टेटहुड दर्जा देने से मना कर दिया था, क्योंकि सारे यूएस के पपेट्स थे उस टाइम पर, और यूएस की सुप्रीमेसी चलती थी, तो किसी ने स्टेटहुड देने की सोची भी नहीं पैलेस्टीन को। लेकिन इंडिया उन चुनिंदा कंट्रीज में से एक थी जिन्होंने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया था, एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज किया था, और इंडिया हमेशा से टू स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करता हुआ आया था। ये जो सवाल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बताया जा रहा है, और जो ये सवाल हो रहा है जिसका रुचिरा कंबोज जवाब दे रही हैं, ये एक्चुअली में पार्लियामेंट में पूछा गया था, लोकसभा के अंदर में ये सवाल पूछा गया था। आपको मैं दिखाता हूं, लोकसभा में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जवाब दिया था। एक बदरुद्दीन अजमल करके एमपी हैं लोकसभा के, उन्होंने ये सवाल पूछा था कि भाई इंडिया का स्टैंड पैलेस्टीन के ऊपर है क्या और इजराइल के ऊपर क्या है। आपका क्लियर स्टैंड कुछ समझ में नहीं आता कि आपके अच्छे रिलेशन है इजराइल के साथ, लेकिन पैलेस्टीन को आप सपोर्ट करते हो ऑफिशियली। तो इसका जवाब देते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि भाई हम हमेशा से पैलेस्टीन को सपोर्ट करते आए हैं, और टू स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करते आए हैं, आज से नहीं 1951 से सपोर्ट करते हुए आए हैं। लेकिन इजराइल के साथ में अच्छे हमारे रिलेशंस हैं, और वो हमेशा रहेंगे अच्छे रिलेशंस, जो कि रिलेशंस हमने डेवलप किए थे 1991 के अंदर में। अब यहाँ पर रिलेशंस शुरू हुए थे डेवलप होना, लेकिन इजराइल ने हमारी बहुत बड़ी मदद की थी कारगिल वॉर के अंदर में। इजराइल ने खुद हमारे लिए आगे आकर के कहा था कि हम आपके डिफेंस इक्विपमेंट्स आपको देने को तैयार हैं, आपके लिए डिफेंसिवली हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। और इंडिया से वहीं से कारगिल वॉर के बाद से इंडिया और इजराइल के रिलेशंस बहुत अच्छे हुए। फिर हमारे प्रधानमंत्री साल 2017 में इजराइल में विजिट करते हैं, और वो पहले प्रधानमंत्री बनते हैं इंडिया के जो कि इजराइल जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख करके इजराइल के साथ हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम टू स्टेट सॉल्यूशन को भी सपोर्ट करते हैं, ऐसा कैसे? तो उस पर इंडिया हमेशा से अपना स्टांस न्यूट्रल रखता है। इंडिया पैलेस्टीन को आज भी सपोर्ट करता है, बिल्कुल कंसिस्टेंट सपोर्ट करता है, टू स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करता है। और दूसरी तरफ उन्होंने यहाँ पर अपना स्टांस दिखाया कि भाई इजराइल के ऊपर जो अटैक हुआ 7 अक्टूबर को, जो हमास ने किया, वो एक टेररिस्ट अटैक है, और टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। हम टेररिज्म को कभी भी टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे वो किसी तरीके के टेररिस्ट हो। इवन कई बार आपने सुना होगा एस जयशंकर साहब ने इस चीज़ को क्लियर किया है कि देखो, आपको ये फ़र्क समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग पैलेस्टीन को हमास समझते हैं और हमास को पैलेस्टीन समझते हैं, लेकिन दोनों बहुत अलग हैं। पैलेस्टीन एक स्टेट है, लेकिन हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आपको इन दोनों का अंतर समझना पड़ेगा। आप अफगानिस्तान को अलकायदा को अफगानिस्तान नहीं कह सकते हो। आप सीरिया को आईसिस और आईसिस को सीरिया नहीं कह सकते हो। सीरिया एक कंट्री है जहां पर कुछ मासूम लोग रहते हैं, जहां पर सिविलियंस रहते हैं। आईसिस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक वैसा ही डिफरेंस हमास और इजराइल के अंदर में है, और ये बात कई बार कही है जयशंकर साहब ने। उसी चीज़ को फिर से दोहराया रुचिरा कंबोज जी ने, कहा कि हम टू स्टेट सॉल्यूशन को तब भी सपोर्ट करते थे और आज भी सपोर्ट करते हैं। इवन जो इंडिया की लीडरशिप है, उन्होंने लीडरशिप का मतलब क्या है कि मतलब इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो भी टू स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करती है। और ये टू स्टेट सॉल्यूशन निकाला कैसे जाएगा? तो ये टू स्टेट सॉल्यूशन तब होगा जब डायरेक्ट बात होगी पैलेस्टीन के ऑफिशियल्स की और इजराइल के ऑफिशियल्स की, क्योंकि अभी तक जहां यहाँ पर जो पीस ब्रोकर कराने का जो जिम्मा ले रखा था ना, वो हमेशा से यूएस ने ले रखा था, या कोई ना कोई कंट्रीज इसमें हमेशा से। जैसे इजिप्ट है, इजिप्ट शुरू में क्या करती थी, आप इजिप्ट का सुनिए। इजिप्ट शुरू में क्या करती थी, वो पैलेस्टीन को पूरी तरीके से सपोर्ट करती थी, पूरा खुल के सपोर्ट करती थी। इवन इजिप्ट ने अटैक भी कर दिया था इजराइल के ऊपर में। और उसके बाद से क्या होता है, उसके बाद एकदम से इजिप्ट का आपको जियोपॉलिटिकल शिफ्ट दिखाई देता है। इजिप्ट पूरी तरीके से यूएस के सपोर्ट में आ जाती है, इजिप्ट पूरी तरीके से इजराइल के सपोर्ट में आ जाती है, हालांकि वो अभी भी पैलेस्टीन को अंदर खाने सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है ना कि चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, और थर्ड पार्टी के इन्वॉल्व होने की वजह से डायरेक्ट बातचीत नहीं हो पाती है।
तो उसी ने इंडिया तो हमेशा से कहते आया है कि एक तरफ इजराइल के डेलीगेट्स को बैठाओ, दूसरी तरफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के डेलीगेट्स को बैठाओ और दोनों आपस में बात करके एक सॉल्यूशन निकाले। इंडिया हमेशा से यही चाहता है कि एक पीसफुल सॉल्यूशन निकले जहां पर पैलेस्टीन एग्जिस्ट करे, लेकिन उसको ध्यान में रखा जाए कि इजराइल भी वहां पर है और इजराइल की भी सिक्योरिटी है, तो दोनों कंट्रीज आपस में को एग्जिस्ट करें, ऐसा इंडिया हमेशा से कहते हुए आया है। अपनी पूरी स्पीच में उन्होंने एक चीज का रेफरेंस भी दिया, उन्होंने एक घटना का रेफरेंस दिया। देखो हुआ क्या था ना कि एक्चुअल में पैलेस्टीन ने एक एप्लीकेशन दिया था यूएन के अंदर में कि भाई हमको स्टेटहुड घोषित करो, हमको स्टेट बना दो ताकि हमारी अपनी आर्मी हो, हमारे पास अपना सिक्योरिटी हो, हमारा अपने फॉरेन रिलेशंस हो, क्योंकि अभी बहुत सारे नेशंस जो हैं वो पैलेस्टीन को कंट्री या स्टेट मानते ही नहीं है। तो उन्होंने एप्लीकेशन दिया कि भाई हमको स्टेटहुड हमको स्टेटहुड घोषित कर दो। तो उसमें क्या हुआ कि यूएस ने अपना वीटो यूज कर लिया और यूएस ने अपना वीटो यूज करके पैलेस्टीन को स्टेटहुड साबित नहीं होने दिया और उस रिजोल्यूशन को पास ही नहीं होने दिया। तो उस चीज का रेफरेंस लेते हुए रुचिरा कंबोज ने कहा कि कुछ इश्यूज की वजह से, उन्होंने डायरेक्टली यूएस को कुछ टारगेट नहीं किया, उन्होंने कहा कुछ इश्यूज की वजह से पैलेस्टीन का जो एप्लीकेशन था वो अप्रूव नहीं हो पाया था, लेकिन अभी क्या होगा कि हम उसको दोबारा से विथ टाइम रिकंसिडर किया जा सकता है, ये चीज़ कि दोबारा से पैलेस्टीन को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए और इसको एंडोर्स इंडिया करेगा। एंडोर्स मतलब आप समझ रहे हो कितना बड़ा वर्ड उन्होंने यूएन के अंदर में बोला है कि इसके एंडोर्समेंट इंडिया करेगा। अब आप समझिएगा कि उन्होंने ये रिकंसिडरेशन वाली चीज़ बोली क्यों। अब देखो अंदर खाने ये बात चली, उन्होंने एक चीज़ को बहुत इनडायरेक्टली बोल दिया, इस चीज़ को अंदर खाने ये बात चल रही है। बहुत सारी कंट्रीज़ के लीडर्स की आपने स्पीचेस भी सुनी होगी, सबने ये स्पष्ट कर दिया है कि अब यूनाइटेड नेशन के अंदर कुछ मेजर चेंजेस करने चाहिए, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा स्टैटिक है, इसमें जो लीडरशिप है इसको चेंज नहीं किया जाता है, तो इसकी वजह से ये इररिलेवेंट हो गया प्रेजेंट टाइम में। और आपने देखा भी इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, कहीं पर भी यूएन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो बात ये चल रही है कि कुछ कंट्रीज़ को आपको परमानेंट मेंबरशिप दे देनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में, और उसमें प्रमुख कंट्री कौन है, उसमें प्रमुख कंट्री है इंडिया। तभी रुचिरा कंबोज जी ने कहा कि मतलब उन्होंने रेखांकित करते हुए कहा इस चीज़ को कि अगर इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मिल जाती है तो फिर आपका जो ये इशू है उसको दोबारा से रिकंसिडर किया जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा रशिया ने हेल्प करा हमेशा से इंडिया की। रशिया को आपने देखा कि जब भी इंडिया के खिलाफ कोई रिजोल्यूशन आता था यूएन के अंदर में, रशिया तुरंत हमारे दोस्त की तरह वहाँ पर खड़ा हो जाता था और उसमें अपना वीटो यूज़ करके रिजोल्यूशन को पास नहीं होने देता था। जैसे यूएस करता हुआ आया है, हमेशा से इजराइल को सपोर्ट करता आया है, तो वैसे रशिया इंडिया को सपोर्ट करता था। तो रुचिरा कंबोज जी इनडायरेक्टली ये कह रही है जैसे रशिया ने हमें सपोर्ट किया था वैसे ही हम भी तो कर सकते हैं पैलेस्टीन को सपोर्ट, क्योंकि हम तो शुरू से 1951 से टू स्टेट सॉल्यूशन को मानते हैं और मानते हैं कि दोनों को कोएग्जिस्ट करना चाहिए, पैलेस्टीन को भी होना चाहिए, दूसरी तरफ इजराइल को भी होना चाहिए, और दोनों कंट्रीज से हमारे अच्छे रिलेशंस हैं। तो हम इस पूरे मैटर को दोबारा से रिकंसिडर करेंगे और फिर वहाँ पर आपकी जो मेंबरशिप है और आपको जो स्टेटहुड का दर्जा है उसको हम एंडोर्स भी करेंगे। और ये बहुत बड़ा वर्ड उन्होंने यूज़ किया इस दौरान पर कि इंडिया आपको एंडोर्स भी करेगा। तो इस तरीके से उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर में। अब अपने जो पूरे स्टैंड था उसको न्यूट्रल करने के लिए दूसरी तरफ उन्होंने इजराइल की भी बात करी। उन्होंने कहा इजराइल के ऊपर जो हमास ने अटैक किया, ये अटैक बिल्कुल टेररिस्ट अटैक था और टेररिज्म को लेकर के हमारी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। और फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया इस चीज़ को कि ये जो टेररिस्ट है ना, इनका कोई देश नहीं होता, आप इनको कंफ्यूज मत करिए इजराइल के साथ में, या आप इनको हमास को कंफ्यूज मत करिए पैलेस्टीनी हमास है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था सेम चीज़ उन्होंने कही कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, दोनों डिस्टिंक्ट चीज़ें हैं। पैलेस्टीन एक कंट्री है, एक स्टेट है जिसको हम मानते हैं, और हमास जो है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसको वो क्लियर करते हुए उन्होंने ये सारी चीज़ें कहीं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा कि इंडिया का स्टैंड एक्चुअल में पैलेस्टीन और इजराइल के ऊपर में है क्या। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी टीम ने अभी यूपीएससी सीएससी का अपना सब बिगेस्ट एवर इवेंट किया था जिसका नाम था मंजिल 2024। और इस इवेंट के अंदर में हमने एक अनाउंसमेंट करी थी कि जो हमारा यूपीएससी सीएससी का कोर्स फीस थी जो कि 75,000 थी, उसको हमने कम करके 24,999 कर दिया है। तो अब इस प्राइस में आपको ढेर सारे कोर्सेज मिलेंगे। मतलब अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो इंग्लिश के भी कोर्सेज हैं, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो उसके भी कोर्सेज हैं, इवन अगर आप दोनों भाषाओं में पढ़ना चाहते हो, यानी कि इंग्लिश में जो आजकल चल रहा है इंग्लिश भाषा में पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए भी हमारे पास अलग से कोर्सेज हैं। तो आप मतलब 24,999 पे करोगे तो आपको ये सारे कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा। तो जब आप चाहो जो भी कोर्स चाहो वो देख सकते हो, एवरी टाइम एनी टाइम आपके डैशबोर्ड पे ये कोर्सेज अवेलेबल होंगे। अब अगर आपको इस प्राइस में ये कोर्सेज चाहिए होंगे तो आपको यूज कोड का जहां पर ऑप्शन आएगा वहां पर मंजिल 24 टाइप करना होगा कैप्स में, तो आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस शो होने लगेगा। इसमें आपको आरंभ बैच मिलेगा। आरंभ बैच इंग्लिश में बैच है जिसमें सिद्धार्थ सर,
मृणाल सर जैसे टीचर्स पढ़ा रहे होंगे। उसके बाद अगर आप सिर्फ इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए ट्राइम बैच है, जिसमें सरमद सर, चेतन सर जैसे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। अगर आप सिर्फ हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हो तो आपके पास लक्ष्य बैच होगा, जिसमें अनुज सर, मधुकर सर जैसे टीचर्स पढ़ा रहे होंगे। और वेरिड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हैं हमारे पास, जैसे कि PSIR, ज्योग्राफी ऑप्शनल, हिस्ट्री ऑप्शनल, ये सारे ऑप्शनल्स भी हैं आपके पास। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया का स्टैंड क्या है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।